एक्सपोजर लॉ। हाँ देखो, सबसे पहले अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रक्चर बनाते बन जाता था। किसी एक का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मान लो SO3 का बनाए तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता था। ये वाला स्ट्रक्चर अपन को लुईस डॉट से बनाते बनने लगा। उसके बाद अपन VBT में आ गए। VBT में अपन को पता चला कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड और जितने भी लोन पेयर रहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, हर एक के पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड है सारे हाइब्रिडाइज में। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। अच्छा, इसका ऐसा क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला सिग्मा प्लस लोन पेयर क्यों होता है, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला सिग्मा प्लस लोन पेयर क्यों होता है, सोचो सोचो सोचो। देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनती है ना। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन जाती हैं। जितने भी लोन पेयर रहते हैं सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करेंगे तो अपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है sp2 के होंगे, क्योंकि sp2 में होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो मतलब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इधर पे 3 आ गए, मतलब तीनों ऑर्बिटल sp2 के कहलाए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर 4 आ गए तो 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे sp3 के। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है, मतलब ये वाला हाइब्रिडाइज में रहेगा, ये वाला भी हाइब्रिडाइज में रहेगा, ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है ये वाली भी हाइब्रिडाइज में रहेगी। अच्छा, ये तो कॉर्नर एटम है, सॉरी उस साइड से बनाना था, 1 मिनट। कॉर्नर एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालते नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते सेंट्रल एटम की, ठीक है। सेंट्रल एटम में देखो एक भी लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा ये, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा ये, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा ये। अरे यार फिर उल्टा बना दी, इन ऑक्सीजन नीचे पड़ रहे हैं ना। एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएगा ये। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने किसकी निकाल ली, बीच वाले सेंट्रल एटम की। 3 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की निकालते बन जाएगी। sp2 सेंट्रल एटम की क्या हो गया, हाँ 6 तो बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा तो 3 ही है ना। हाँ सिग्मा 6 कहाँ है, 3 सिग्मा 6 कहाँ है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर किसकी, 3 सिग्मा 2 लोन किस में, अरे 3 सिग्मा है ना। हाँ 2 लोन पेयर कहाँ है, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन के क्यों गिनेंगे, सेंट्रल एटम बस के गिनेंगे ना। अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कॉर्नर एटम के लोन पेयर क्यों गिनेंगे, सेंट्रल एटम बस के गिनेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे निकाल लेते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर करके सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, लोन पेयर काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकल आई। अब बताओ sp में कितने ऑर्बिटल होते हैं, sp 2 ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल रहता है, दोनों मिला के sp के 2 ऑर्बिटल बन जाते हैं। sp3 में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 4, मतलब चारों ऑर्बिटल। अच्छा बताओ चारों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी रहती है कि अलग अलग रहती है, एक जैसी रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल कल बताया था। अगर 4 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी है तो उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ये चारों sp3 के ऑर्बिटल है, चारों की एनर्जी एक जैसी, इसलिए हो गए डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल। बताओ इन, ये यहाँ पे p बना दे, ये s, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है क्या, इन तीनों की एनर्जी बराबर है कि नहीं, बराबर है। मतलब ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा, ये तीनों। s की एनर्जी अलग है, मतलब यानी इन सब से s की एनर्जी अलग है, मतलब ये वाला s और ये तीनों ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं हुए मिला के, मतलब इसकी एनर्जी अलग, इन तीनों की एनर्जी एक बराबर है लेकिन इससे अलग है। तो अभी इनमें अलग अलग एनर्जी है, लेकिन जब मिलके ये बना लेते हैं 4 sp3 बनाते हैं तो चारों की एनर्जी हो जाती है बराबर। ठीक है, मतलब पहले ये चारों डीजेनरेट नहीं थे लेकिन अब ये चारों डीजेनरेट हो गए। काय के बाद, इंटरमिक्सिंग के बाद, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते बना, उसके बाद अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाली। हाइब्रिडाइजेशन से अपन को पता चल गया कौन से ऑर्बिटल कौन से हैं। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन साइगर डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आएगा ना।
नहीं, डायग्राम बनाने आ भी सकता है, वैसे नहीं आएगा। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो पता चल गया कि अच्छा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्वेश्चन आएगा उसके हाइब्रिडाइजेशन लिखाना है बस। हाँ देखो sp2 क्वेश्चन कैसे भी आ सकते, तैयार रहना चाहिए ना। एक ये sp2 के 3 हो गए। अब उसके बाद बाकी पाई बॉन्ड इसमें कितनी है, 3। पाई किसने बनाई होंगी, p ऑर्बिटल ने, मतलब p ऑर्बिटल ने पाई पाई बॉन्ड बनाई है 3, बाकी sp2 ऑर्बिटल ने बनाई है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बार फंस मतलब अपन से सबसे पहले लूज डॉट बनाते बनता था, उसके बाद अपन से हाइब्रिडाइजेशन निकालते भी बनने लगी। हाइब्रिडाइजेशन से अपन को ये भी पता चल गया कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं और कितने ऑर्बिटल p हैं। p ऑर्बिटल का कैसे पता चला, जितनी पाई बॉन्ड रहेंगी उतने p ऑर्बिटल रहेंगे। एक p ऑर्बिटल दो साइड से ओवरलैप करता है, अपने दोनों लूप से ओवरलैप करता है, लेकिन बॉन्ड कितनी बनती है, एक पाई। ठीक है, क्यों बनती है, कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर रह सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन नीचे रह सकते हैं, कोई एक देखते हैं, इसलिए बॉन्ड बनेगी एक पाई। इसके बाद देखो ये वाली चीज कंप्लीट हो गई, मतलब VBT भी कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या, बचा इसका शेप बनाते बस बन जाए तो अपन को ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑर्बिटल कौन से रहते हैं और फिर ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता है। अब जो p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में रहते हैं, 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने एंगल में रहते हैं बताओ। 109 अरे 3 p ऑर्बिटल भाई, z एक्सिस y एक्सिस 90। ये जो दीवार के अंदर है, यहाँ से दीवार तक का एंगल, मतलब एक ऐसे उसको घुसेड़ दो दीवार के अंदर, 90। ये भी दीवार के अंदर तो इसका भी 90। ये अभी के इसमें नहीं आता डैश डैश, ये क्या कहते हैं, अभी तो 90 बस का बताना है। तो देखो ये तीन एंगल 90 डिग्री में हो गए, पूरा कौन सा, ये वाला भी 90 हो गया है ना, सारे तीनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ऐसा समझ सकते हो ये p ऑर्बिटल के 3 है, एक ये एक्सेस हो गई, एक ये एक्सेस हो गई, एक ये एक्सेस हो गई, तीनों एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री में। वो वाला कॉर्नर ले लो, कोई भी कॉर्नर ले लो, तीनों एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री में। समझ में आ गया हम क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया p ऑर्बिटल। लेकिन p ऑर्बिटल उतना ज़्यादा अच्छा रहता नहीं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री लीस्ट रिपल्सिव तो है नहीं, इससे भी कम रिपल्शन हो सकता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन p ऑर्बिटल रहता है 90 डिग्री एंगल में, तो p ऑर्बिटल तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसलिए p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती नहीं, बॉन्डिंग होती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। ठीक है, मतलब p ऑर्बिटल रहते हैं 90 डिग्री में, तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री में रहते हैं, लेकिन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे शेप में रहता है जहां उसका रिपल्शन सबसे कम हो, यानी उसको कोई धक्का ना दे रहा हो ना अपने पास खींच रहा हो, रिपल्शन सबसे कम हो, वहां पर रहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, अब कहां पे रहते हैं ये अपन को कौन बताएगा, ये अपन को बताएगी VSEPR। इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब VSEPR पढ़े। बस शेप बस बनाना बचा है, फिर तो चैप्टर ही कंप्लीट है, मोटी बचेगी बस। पार्ट 2 उसके बाद स्टार्ट, फिर देखेंगे क्या क्या करना है। बहुत अपना तो लगभग बहुत ही तेज कोर्स हो गया। क्या कल वाली वीडियो डाल, हाँ डाल दी, 13 मिनट की, नहीं वो पहले की थी, वो एक दिन पहले की थी, अभी डाल, कल ही सब डाले थे, परसों सो गए थे। हाँ वो भी एक बची है, फिजिक्स वाली बची है। चलो अच्छा, अब देखो VSEPR फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये नॉर्मल, ये अपन कब, अरे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बुक में मिल जाएगा, लिखने की नीड है नहीं, डायरेक्ट फंसा के भी काम हो जाएगा क्या। ठीक है, देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बताती क्या है, शेप के बारे में बताती है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा VSEPR थ्योरी किस बारे में बताती है, शेप के बारे में। फिर यहाँ पे तुम लोग को एक टेबल दी है NCERT में, ये टेबल देखो, चलता नहीं।
ठीक है। टेबल खोलो जरा, एनसीईआरटी कितनी है, अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो, टेबल खोलो। पेज नंबर 115 के आगे पीछे होगा कहीं जी। कितनी एनसीईआरटी, एक बस है, लाते क्यों नहीं तुम लोग? इधर आया करो तो एनसीईआरटी लेके आया करो दोनों सब्जेक्ट की। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड लग रहा है। इसमें ये दी रहेगी अपन को टेबल, डबल बॉन्ड है वो, चल रही है। अरे डबल बॉन्ड है। किसमें मिसप्रिंट है। किसमें किसमें ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट। देखो इसमें ये टेबल दी रहेगी, पूरी टेबल अपन को रटना है नहीं, ठीक है, अपन को बस ये देखना है। देखो A B2E इसका मतलब क्या है? देखो ए का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम। इसमें ए है एक सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम से सब जुड़ा रहेगा। अरे हमने बता दिया, ठीक है, ए है सेंट्रल एटम, अरे मालूम ही है, अरे ये कोई पढ़ने की चीज़ थोड़ी है। ए सेंट्रल एटम के बारे में इसमें बता रहे हैं। B2 मतलब 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। इसमें भी किस बॉन्ड के बारे में बात हो रही? सिग्मा बॉन्ड। याद रखना ये जो B2 है ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात हो रही। उसके आगे जो E है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, ठीक है। बुक की यानी बुक के हिसाब से डिकोड कर दिया। A CO2 और B2 और E। A बता रहे सेंट्रल एटम के बारे में, E2 होता है तो 2 लोग पेयर होते हैं। हाँ। B बता रहे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, E बता रहा है लोन पेयर के बारे में, ठीक है। अब बताओ इसमें बॉन्ड सिग्मा कितनी है? 1 2 2 सिग्मा है। इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने हैं? 3 2 सिग्मा है, 3 कहाँ है? ई में भी तो ज्वाइन होगी। अरे E तो लोन पेयर है, भैया A B इसमें तो सिग्मा मतलब 3 सिग्मा होना चाहिए। वो छोड़ो। अभी हम जो हम पूछ रहे वो बताओ। B2 मतलब 2 सिग्मा है, मतलब 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2, ठीक है। इतना निकालते तो बन जाएगा, मतलब उसको भी देख के अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। हमें तो 3 सिग्मा वो सिग्मा नहीं है, वो लोन पेयर दिखा रहा है। अब एक चीज बताओ, इसमें देखो जितने भी तुम्हारे डायग्राम दिए हैं, किसी में भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे जो पाई बॉन्ड वाले होंगे, लेकिन किसी में भी पाई बॉन्ड नहीं शो करी गई, क्यों? देखो कुछ स्ट्रक्चर हो भी सकते लेकिन किसी में भी पाई बॉन्ड शो नहीं करी गई, क्योंकि जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, अरे पाई बॉन्ड एक भी शो नहीं करी गई, बता तो दिया। क्योंकि देखो जब भी अपन शेप की बात करते हैं, शेप कौन लेता है बताओ? क्या? शेप की बात करते हैं, शेप कौन लेता है? पी ऑर्बिटल लेता है या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लेता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लेता है। पी तो अपना हमेशा 90 डिग्री में रहता है, तो जो भी शेप बदलता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बदलता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बस बनाता है। तो इस टेबल में केवल और केवल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात हुई है, इसलिए केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को शो किया गया है। अगर कहीं पाई बॉन्ड होती भी तो भी पाई बॉन्ड को शो नहीं करते। लोन पेयर को क्यों शो किया गया है बताओ? लोन पेयर हाँ, 2 3 4 क्योंकि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। तो मतलब VACPR थ्योरी केवल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के शेप को कहते हैं VACPR थ्योरी। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चाहे तो सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, चाहे तो लोन पेयर बन सकता है, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के शेप कौन बताता है? VACPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन निकालते बन जाएगा तो शेप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल, इसलिए पहले हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया था बुक में, इसके बाद दिया। हाइब्रिडाइजेशन तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी निकाल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगा किसी भी चीज का। अब इसमें देखो दिया है, डायग्राम पूछता नहीं है तो उसी से ना निकाल ले लुईस डॉट। हाँ निकाल सकते हैं आराम से। देखो अब दिया है A B2E। अच्छा A B2E के पहले रुक जाओ, पहले अपन बिना लोन पेयर वाले लेते हैं। हाँ AB2 AB2 से कोई SP होगा ना, AB4 ले लें, कोई क्या? SP होगा ना। AB2 में SP होगा, ठीक है। सेटिस्फायर आएगा। क्या है क्वेश्चन है खाली। अरे चलो इधर देखो, अब अगर किसी एटम के पास
AB2 लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। AB2, ये तुम लोग AB2 कैसे लेना है खुद सोच सको तो ठीक है, नहीं सोचो तो ये तो लिखा ही आएगा कि अगर एक सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड हैं, ये बी किसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा है, मतलब एक सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगी। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ना भी लो तो बीच में बना लो एक सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम बन गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बना ली, ये ऑक्सीजन नहीं है ना, ऐसे ही एक बना दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp, sp आ गई अपनी हाइब्रिडाइजेशन, इतना सबको बन गया। अब बस बताना है sp हाइब्रिडाइजेशन जो आई इसका शेप क्या होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, देखो अब नॉर्मल सी बात है, देखो जब भी शेप बनाने की बात आएगी शेप अपन को याद ही करने पड़ेंगे, है ना, लेकिन 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका लॉजिक भी है शेप का। 2 लाइन है, 2 लाइन सबसे लीस्ट रिपल्शन में कैसे रह सकती हैं, 2 लाइन सबसे लीस्ट रिपल्शन में कैसे रह सकती हैं, डबल बॉन्ड से नहीं। देखो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, मतलब एक सिग्मा उधर गई, एक सिग्मा उधर गई। अब देखो सबसे लीस्ट रिपल्शन तब होगा जब ये ऐसे एंगल में होंगी, मतलब जब ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, 180 डिग्री का एंगल है, इसी एंगल में सबसे लीस्ट रिपल्शन में रहेंगी। इससे ज्यादा एंगल बनाने की कोशिश कर लो, बन ही नहीं सकता। देखो अगर इसको नीचे करेंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा लेकिन नीचे वाला छोटा हो जाएगा, तो इससे बड़ा एंगल बन ही नहीं सकता। सबसे लीस्ट रिपल्सिव एंगल यही हो गया, मतलब इस स्ट्रक्चर के लिए, इस स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन है sp और इसके लिए लीस्ट रिपल्सिव एंगल हो गया ये वाला। अब देखो इसमें 2 चीज आती हैं, एक आता है शेप और एक आती है ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री का मतलब देख लो। अच्छा बताओ ज्यादा टेक्निकल चीज तुमको कौन सी लग रही है, शेप या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री टेक्निकल लग रही है ना, मतलब मान के चलते ज्योमेट्री थोड़ी सी कठिन होगी, होता सेम है। देखो शेप मतलब, अच्छा जैसे मेरा शेप दिख रहा है, मेरा शेप दिख रहा है, जो भी चीज दिखती है उसको कहते हैं शेप। अब देखो अगर इसमें इसकी देखो ज्योमेट्री और शेप एक ही जैसा है, अगर ऐसा बनाते एक ए है, इसमें एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है, ठीक है, एक सिग्मा है एक लोन पेयर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक सिग्मा एक लोन पेयर, sp हो गई इसकी, sp हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ इसका शेप भी लीस्ट रिपल्सिव कौन सा हो सकता है? इसका शेप 2 है, शेप नहीं सॉरी वो ज्योमेट्री बताओ, लीस्ट रिपल्सिव कौन सी कैसी हो सकती है? 180, ये भी इसी के जैसा दिख रहा है, हाँ लीस्ट रिपल्सिव मतलब इसकी भी यही ज्योमेट्री है। लेकिन देखो इसमें एक लोन पेयर है, मतलब इसमें अपन को 2 चीजों की APE, देखो ये है ABE, ठीक है ABE है। अब देखो इसमें 2 चीजें आती, एक ज्योमेट्री और एक शेप। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप के बारे में बता रहे हैं। अब देखो ज्योमेट्री ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, शेप जो दिखता है वो है। एक चीज़ बता दे रहे हैं, जो लोन पेयर है, लोन पेयर दिखते नहीं है, ठीक है। sp 180 डिग्री बनाता है, VSEPR बताते हैं लीस्ट रिपल्सिव शेप कौन सा है। अपन को sp, sp2, sp3 यानी और sp3d, sp3d2 इन सब के बारे में बताना है कि सबके शेप कैसे होते हैं। VSEPR थ्योरी में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुमको दिया रहेगा AB2 ऐसा कुछ दिया रहेगा, बोल देंगे चलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसका शेप बताओ कैसा होगा। ज्योमेट्री भी पूछ सकते हैं, एंगल बताना पड़ेगा किसके बीच में कितना एंगल है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इधर पे ही बता देंगे। सबसे पहले शेप देखो sp ABE, ठीक है इतना क्लियर है। अब देखो शेप जो चीज़ दिखती है, ज्योमेट्री जो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। इसमें बता रहे लोन पेयर जो है, लोन पेयर दिखता नहीं है, ठीक है, लोन पेयर जो होता है वो दिखता ही नहीं है, ज्योमेट्री दिखती है। ज्योमेट्री में देखो सॉरी शेप जो चीज़ दिखता है और लोन पेयर दिखता नहीं है, तो शेप में अपन लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। शेप में अपन लोन पेयर को क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि अरे हमने बना दिया दिख रहा है, उस पर माना जाता है नहीं दिख रहा। जो शेप होता है बोलते हैं ना किसी का ऐसा शेप वैसा शेप ऐसा शेप, जैसे नाइट्रोजन का शेप बोल देंगे 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन को अपन ऐसे बनाते थे ना, 3 नाइट्रोजन यानी NH3 को ऐसे बना देते थे,
इसको बिल्कुल यहीं पे रखते थे। तो मान के चलेंगे कि अगर अपन ने लोन पेयर को हटा दिया, लोन पेयर को हटा दिया तो जो बचता है वो शेप होता है। लोन पेयर को अगर इंक्लूड कर दिया तो जो रहता है वो ज्योमेट्री में लोन पेयर को लेना पड़ेगा, शेप में लोन पेयर को नहीं लेना पड़ेगा। ए और ओ बस जोड़ देंगे तो फिर एफ बस बचेगा। रुक जाओ, इंक्लूड लोन पेयर डजंट ये लो शेप बता रहे हैं। ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री में अपन को लोन पेयर को इंक्लूड करना है, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना। इधर देखो, अगर अपन ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो लीनियर है, इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया, दोनों 180 डिग्री एंगल में, तो ज्योमेट्री हो गई लीनियर। इस वाले में ज्योमेट्री लीनियर है, दोनों को इंक्लूड किया। अगर शेप की बात करेंगे तो शेप भी लीनियर है, दोनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि लोन पेयर इसमें है नहीं। इस वाले की बात करें तो इसका भी शेप लीनियर आएगा, क्योंकि भले लोन पेयर इंक्लूड नहीं है लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब लीनियर। तो इन दोनों का शेप और ज्योमेट्री दोनों चीज लीनियर आ गई। इतना समझ में आया? शेप और ज्योमेट्री लीनियर। अब देखो जब शेप और ज्योमेट्री अलग अलग आएंगी तब अच्छे से समझ में आना पड़ेगा, आता जाएगा। अब इतना समझ में आ गया, शेप में अपन लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, ज्योमेट्री में अपन लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं। अब देखो, अब पूरे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। सबसे पहले बिना लोन पेयर वाले, उसमें शेप और ज्योमेट्री बराबर रहेगी। उसके बाद लोन पेयर वाले कराएंगे, बता देंगे अंतर क्या है। आज VACPR कंप्लीट करनी है। सबसे पहले देखो, अच्छा केवल नॉर्मली बता दे रहे, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार की होती, कितनी कितनी पढ़ ली अपन ने। अभी देखो लोन पेयर की बात तो कर नहीं रहे। अगर लोन पेयर की बात नहीं कर रहे मतलब हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के कारण होगी। तो देखो सबसे पहले अभी लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वाले से कर रहे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp, sp2, sp3, अभी sp3d, अच्छा हाँ यहाँ लिख लेते हैं sp3d और sp3d2। अब ये 3 ऊपर लिखते नीचे लिखते हमको याद नहीं, चलो छोड़ो। sp लोन पेयर की बात अभी कर नहीं रहे, तो sp किसके किसके कारण है? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के कारण है, यानी केवल सिग्मा बॉन्ड के कारण है। मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं ab2, 2 सिग्मा मतलब sp, क्योंकि लोन पेयर की बात तो करेंगे नहीं। ये आ गया। ab2 क्यों कहा? इसको क्या कहेंगे? सोच लो, ab3, अरे तो ई तो लोन पेयर आ जाएगा। ab3 कहेंगे। इसको ab2 कहे क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगी, एक s यानी sp के 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, यहाँ पे बना भी दे रहे, sp के 2 ऑर्बिटल होंगे, sp2 के 3 ऑर्बिटल होंगे, sp3 के 4 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? ई अभी अपन लोन पेयर वालों की बात ही नहीं कर रहे, अभी केवल सिग्मा बॉन्ड वालों की बात कर रहे कि अगर लोन पेयर ना हो AB5 और से AB6 का है। AB6 ये वाला ये sp3 AB4 AB5 AB4 ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 6, ये वाला होगा AB4। ये निकालते बन गया सबसे, ठीक है। अब देखो अपन ने अभी बात करी VACPR थ्योरी में केवल ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिसमें लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो शेप और ज्योमेट्री बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि देखो शेप में अपन लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं और ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर है ही नहीं तो शेप और ज्योमेट्री बराबर हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस अपन इनकी सबसे पहले शेप निकालना सीखें कि अगर लोन पेयर ना हो तो बॉन्ड मोस्ट स्टेबल शेप में कैसे रहती है। देखो अब sp 2 बॉन्ड, खुद लगाना अंदाजा, शेप और ज्योमेट्री इसकी बराबर होगी, बता दिया, a b b। बताओ भाई क्या? किस स्ट्रक्चर में बेस्ट रहेंगी? हाँ इसी में। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लीनियर। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर।
शेप क्या होगा? लीनियर। मतलब शेप और ज्योमेट्री दोनों लीनियर। ये वाला सबको समझ में आ गया। sp2 मतलब ab3, एक a रहेगा, 3 b रहेंगे। तुम लोग बनाओ अपनी कॉपी में बिना किताब देखे कि इसको कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो कि ये लीस्ट रिपल्सिव रहे। 90 डिग्री 107 डिग्री। देखो इसमें इन दोनों के बीच में 180 है, इन दोनों के बीच में 90 है, तो लीस्ट रिपल्सिव नहीं हुआ। ये देखो ना मेरा, हाँ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ये शासक का सही बना है। ये क्या है? देखो भैया, भैया तो ये वाला 180 हो जाएगा फिर। ये सेट हाँ ये वाला स्ट्रक्चर सही बना। तुम्हारा आया किसलिए? हाँ वही सेम वैसे ही आया। तो देखो लीस्ट रिपल्सिव स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है? एक भी अपन बना दे यहाँ, बराबर एंगल पर, एक भी बना दे वहाँ, एक भी बना दे। बीच में 107 डिग्री का रहता है। नहीं, इसके बीच में 120 डिग्री का रहेगा। 120 देखो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो रहता है लीनियर स्ट्रक्चर एक प्लेन में रहता है, मतलब ब्लैक बोर्ड में अपन ने पूरा बना लिया। जो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है ये भी एक प्लेन में रहता है। मतलब अगर अपने पास क्या कहते हैं 3 लाइन है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को अपन जब लीस्ट रिपल्सिव स्ट्रक्चर में करेंगे तो वो एक प्लेन में आ जाएंगी। इनको प्लेन चेंज करने की नीड नहीं है, इसी प्लेन में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। तो चाहे 2 बॉन्ड हो चाहे 3 बॉन्ड हो, इनका जो लीस्ट रिपल्सिव स्ट्रक्चर रहता है वो एक प्लेन में रहता है। ठीक है। अब देखो ये पूरा रहता है 360 को अपन ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा कितने का आ गया? 120 डिग्री का। ठीक है, 360 पूरा सर्कल था, 3 हिस्से बराबर बराबर हो गए, तो एंगल एक का बचा 120 डिग्री। वो नहीं गलत। देखो ये वाला समझ में आ गया, सबसे पहले गलत है, ये वाला समझ में आ गया। अब देखो इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है? शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ट्राइंगुलर दिख रहा है और एक प्लेन में है। ब्लैक बोर्ड में अपन ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया, तो इसको कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। उसे लीनियर कहते हैं। इसको कहते हैं लीनियर, इसको कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। ये दो समझ में आ गए कि नहीं? क्या है? दोहरे पड़ रहा है। बेटा दरवाजे बंद कर देना, वो वाला भी ये वाला भी, बाहर वाला भी तो करो। चलो ये दोनों समझ में आ गए कि नहीं? दोनों चीज ट्रायंगुलर। हाँ ये इसका मतलब रहता है कि यहाँ पे भी यही लिखा है। मतलब जो दरवाजे बंद कर। शेप का होगा वही उसका होगा। अब इसका शेप और ज्योमेट्री सेम क्यों है? क्योंकि देखो लोन पेयर तो है नहीं कोई। अगर इसमें एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, तो ज्योमेट्री में तो लोन पेयर को गिनते, लेकिन शेप में इसको हटा देते। तो शेप जब गिनते तो इसको बस देखते, लेकिन अभी अपन को तीनों को देखना है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर यानी शेप और ज्योमेट्री दोनों चीज होंगी ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या? हाँ देखो अगर लोन पेयर आ जाता तो जो ज्योमेट्री या ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर एक ही चीज है, तो ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही होता है क्योंकि उसमें लोन पेयर गिनते। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर, सॉरी ये जो शेप होता है इसको कहते हैं बेंट शेप। वो अभी कराएंगे थोड़ी देर से, पहले ये वाले सीखो बिना लोन पेयर वाले। शेप और ज्योमेट्री जिसमें होते हैं सेम। चलो 2 समझ में आ गए। तीसरा देखो, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है शेप और ज्योमेट्री क्यों सेम है, और लीस्ट रिपल्शन इसमें 180 डिग्री में और इसमें 120 डिग्री में रहता है। कभी पूछेंगे कि sp3 यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड के बीच में लीस्ट रिपल्शन कितने में रहता है, तो बता दोगे 180 डिग्री। AB4 में तो 90 डिग्री का होगा। हाँ 90। अब क्या गलत बोले ना मेरे को, तो फिर तू बोलेगा। अब देखो अगर बोलेंगे कि AB2 में लीस्ट रिपल्शन कब होगा, तो बता दोगे 180 डिग्री में। इसमें लीस्ट रिपल्शन 120 डिग्री में होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में लीस्ट रिपल्शन 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लीस्ट रिपल्शन 120 डिग्री। ठीक है, किसके केस में? केवल बॉन्ड के केस में, जब लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर आ जाता है तो ऊपर वाला थोड़ी एंगल ज़्यादा हो जाता है, नीचे वाला एंगल थोड़ी सा दब जाता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे वाला कराएं, इतना सबको क्लियर हो गया। AB4 मतलब एक सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड है। एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड है। बताओ
लीस्ट रिपल्सिव स्ट्रक्चर कब रहेगा? 90 90 92 अरे भाई सबका 90 90 रहेगा। प्लेन में बनाने की क्या नीड है, एक प्लेन से बाहर निकाल लो। हाँ हाँ, सब 90 का रहेगा। तो फिर 90 में क्यों रहेंगे जब अंदर बाहर हो सकता है। 109.5 107 109.5 107 वाला उसमें नाइट्रोजन का बताया तो उसमें लोन पेयर रहता है। अगर केवल बॉन्ड बॉन्ड की बात हो रही, मतलब 4 बॉन्ड है, बॉन्ड और बॉन्ड का रिपल्शन बराबर रहता है, लोन पेयर का रिपल्शन थोड़ी सा ज़्यादा होता है। तो देखो एक बॉन्ड ऐसी, एक बॉन्ड ऐसी, कितने में होगी? 109.5। एक बॉन्ड बाहर को आ जाएगी और एक ऐसा ही बॉन्ड अंदर को चली जाएगी। चारों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री का। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। इसको कहते क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगा, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। इसमें सबका एंगल 109 हाँ हाँ, जब तक लोन पेयर नहीं आ रहा है तब तक हर एक सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल सेम रहेगा। जब लोन पेयर आ जाता है तो वो सिग्मा बॉन्ड को धकेल देता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल कम हो जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, शेप और ज्योमेट्री दोनों। अब ये देखो, अगर यहाँ पे लोन पेयर आ जाता तो क्या होता? यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता। अब लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है तो ये बॉन्ड को ढकेल देता, तो इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ जो अभी 109.5 डिग्री का एंगल है कम हो जाता। कम हो के कितना हो जाता? 107 का। मतलब कितनी डिग्री कम होता? 2.5 डिग्री कम होता। इसका इससे कितना एंगल कम होता? 2.5 डिग्री। मतलब ये भी उतना ही हो जाता, इन दोनों का भी उतना ही हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसका इससे, ये अगर देखो इस वाले के ऊपर लोन पेयर कह रहे, ऊपर वाला लोन पेयर अगर बन जाता तो इसका इससे एंगल कितना हो जाता? 112। ठीक है, एंगल बढ़ जाता। मतलब सिंपल सी बात है, कितना हो जाता है कोई नहीं पूछेगा, बढ़ जाता है ये तो पता है ना, क्योंकि इसका रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो ये अगर इसको ढकेलता तो इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ जाता। हाँ, तो मतलब इन तीनों का कम होता, क्योंकि ऊपर वाला ढकेल रहा है, जिसका ज़्यादा रिपल्शन वो ढकेल रहा है, तो उसका दूसरों से एंगल ज़्यादा हो गया और दूसरों का आपस में एंगल हो जाएगा कम। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक मिनट। आपने कल जो स्ट्रक्चर दिखाया था मोबाइल पे, हाँ। वही था ना? वही स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर